हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जो विद्यार्थी आकांक्षा 40 की तैयारी कर रहे हैं और उसका एग्जाम देने वाले। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं आप लोग का झारखंड अधिविद्य परिषद ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो मॉडल पेपर यानी कि आकांक्षा 40 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारा पैटर्न यहाँ पर आप लोगों के सामने लाकर रख दिया गया। तो उसी को हम लोग देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे और बताएंगे आप लोग एग्जाम में कैसा कैसा सवाल पूछेंगे। जी हाँ दोस्तों, कोई भी एग्जाम का जो पैटर्न होता है आपको पता होना चाहिए और मॉडल पेपर से आपको पैटर्न का पता लग जाएगा किस प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये सेट 1 है, टोटल 3 सेट जारी किया गया है। एक एक सेट में दोस्तों आप लोग का 40 मैथ का है, 40 फिजिक्स का है, 40 केमिस्ट्री का है और जो मेडिकल वाले स्ट्रीम होंगे उनके लिए 40 बायोलॉजी का है। जो फिजिक्स केमिस्ट्री लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और ये मैथ, ये इंजीनियरिंग वाले विद्यार्थी कहलाएंगे। जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो को लेंगे वो मेडिकल वाले विद्यार्थी कहलाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले आज फिजिक्स को देखेंगे और उसका 40 सवाल को एक एक सेट का सभी को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। हाँ, आप लोग एग्जाम कभी भी दीजिए आकांक्षा 40 का, लेकिन आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आकांक्षा 40 का पैटर्न का पता चलेगा आप लोग को। ठीक है, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अभी तक आप लोगों से इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है, जाकर जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है, और देखिए दोस्तों क्या यहाँ पर सबसे पहले हम फिजिक्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री, फिर मैथ, एक एक सभी का देखेंगे क्योंकि एक साथ सभी को करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए सिर्फ 40 क्वेश्चन इसमें हम लोग देखने वाले हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला सवाल, ओम के नियम का निरूपण करने वाला वक्र है। आप लोग देखे होंगे दोस्तों, ओम का नियम का जो निरूपण करता है तो इस प्रकार का कुछ रेखा रहता है, मतलब सीधा सरल रेखा रहता है ना, सरल मतलब सरल रेखीय रहता है। तो क्या हो जाएगा, रेखीय हो जाएगा, यानी कि लीनियर। लीनियर मतलब क्या, एक लाइन में। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इंग्लिश वाला भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट इन ए क्लोज सर्किट। एक बंद परिपथ में वोल्टता तथा विद्युत धारा का अनुपात होता है। आप लोग जानते हैं वोल्टता मतलब भी, विद्युत धारा मतलब आई। ठीक है, वोल्टता भी, विभवांतर धारा, ये जो होता है अनुपात दोस्तों हमेशा क्या होता है, इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब आप लोग समझते हैं स्थिरांक, आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, स्थिरांक पढ़े होंगे। जी हाँ, स्थिरांक मतलब ये बदलेगा नहीं, मतलब ये v बटे आई जो होता है दोस्तों, स्थिरांक के बदले क्या आता है, आर आता है। ठीक है, जो कांस्टेंट होता है वो आर, मतलब v बटे आई का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, तो ये कांस्टेंट होता है, स्थिर रहता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्थिर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक ऊर्जा स्रोत का प्रकार नहीं है। देखिए यहाँ पर जनित्र भी ऊर्जा देता है, सौर कोशिका मतलब सौर सेल जो है, ठीक है, सौर कोशिका यहाँ पर लिखा है, सौर को सेल को कोशिका नहीं होना चाहिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। सौर और बैटरी ये तीनों ऊर्जा देता है, बट रियोस्टेट जो है दोस्तों ये आप लोग का एनर्जी नहीं देता है। ठीक है, ये आप लोग का परिपथ में कनेक्ट होता है, समझ गए। और रियोस्टेट का काम क्या आप लोग कमेंट में जरूर बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम मान के 3 प्रतिरोधों को समांतर यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है, तो समतुल्य प्रतिरोध यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, जब भी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है आप लोग जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो 1/r इक्वल टू हम लोग अगर सबका वैल्यू पुट करेंगे, 1/r1 का वैल्यू कितना है तो 1/2 हो जाएगा। देखिए ये है r1, ये है r2, ये है r3। ठीक है, ये 1/2 हो गया, प्लस 1/r2 मतलब क्या हो, 1/3 हो जाएगा, और 1/r3 मतलब 1/5 हो जाएगा। सभी का एलसीएम लोग क्या इतना हो जाएगा, इसका एलसीएम आप निकालोगे तो आई थिंक इसका एलसीएम जो होगा वो होगा 30। ठीक है, 30 एलसीएम हो जाएगा, निकाल लीजिएगा। ये 15 बार में भाग जाएगा तो 15 एकम 15 हो जाएगा, प्लस ये जाएगा 3 10 है 10 बार में तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और 5 6 30 6 बार में तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। 1 मिनट 6, तो 10 6 16 16 और 15 31/30 होगा, लेकिन रिमेंबर 1/r इक्वल टू आ रहा है 31/30। तो हमको r का निकालना है तो इसको उल्टा कर दिए, 30/31 यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 1/r है ना, तो r निकालिए, ये भी पलट जाएगा, 30/31 हो जाएगा, और ओम होता है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला सवाल दिया हुआ है ऐसा यूनिट ऑफ शक्ति मतलब पावर, बहुत आसान सवाल दिया है, बहुत आसान है। पावर का होता है वाट, याद रखिएगा। ठीक है, और वाट लगा दीजिए क्वेश्चन का भी। आगे देखो, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर क्या ली थी, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, आवेश यानी कि चार्ज, क्यू, दर मतलब पर यूनिट टाइम, तो क्यू बाई टी क्या होता है हम लोग जानते हैं सर, आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, मतलब कह सकते हैं विद्युत धारा को ही बोलते हैं आवेश प्रवाह की दर, कितना समय में कितना आवेश प्रवाह हो रहा है, इसको बोलते हैं विद्युत धारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक तार का प्रतिरोध व्युत्क्रम अनुपाती होता है। आप लोग फॉर्मूला आपको याद होगा दोस्तों, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, जहां रोल होता है चालक तार, पदार्थ की प्रकृति लोहा का है, एल्यूमिनियम का है, किस इसका वो ये बताएगा। एल तार की लंबाई कितना और ए मतलब एरिया, व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो नीचे में होता है दोस्तों वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब इसको आप बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। एरिया को यानी क्षेत्रफल को घटाओगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, उल्टा होता है। इसे जो उल्टा होता है उसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, और जो समान होता है मतलब लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा।
ये होता है समानुपाती। तो यहाँ पर विद्युत क्रमणपति कौन है? एरिया है, यानी क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल कहीं पर दिख रहा है आपको? जी हाँ बिल्कुल, आंख अगर ठीक है आप लोग का तो 2 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन दोस्तों, चलिए मजाक कर रहा था, सभी का आंख ठीक ही है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार निर्भर करता है। अवतल दर्पण भैया क्या, दुनिया में कोई भी दर्पण ले आओ आप, हमेशा वस्तु की स्थिति पर ही निर्भर करेगा, यानी कि वस्तु को आप कहाँ पर रखोगे उस पर डिपेंड करेगा कि प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, क्या बनेगा, आगे बनेगा, पीछे बनेगा, ये सभी चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्धक कांचों की शक्ति दिया जाता है। पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास इज गिवन बाय 1 + d/f। गेट इट, 1 + d/f। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा 9 नंबर का। और दोस्तों यहाँ पर डी का मतलब होता है, याद रखिए, डी मतलब होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये जो आपको डी दिख रहा है यहाँ पर डी, ठीक है, ये होता है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि जो 25 सेंटीमीटर होता है न्यूनतम दूरी देखने का, सॉरी 25 सेंटीमीटर जो होता है वही होता है यहाँ पर डी का वैल्यू। तो डी का वैल्यू रख दोगे 25 सेंटीमीटर, एफ का वैल्यू जो फोकल ने दिया होगा वो रखोगे और आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब तैयार होता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ होता है? तो ये तो दोस्तों पता है रेटिना पर ही बनता है, तो इसलिए रेटिना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, फॉर ए डाइवर्जिंग लेंस फोकल लेंथ इज। अपसारी लेंस के लिए फोकस दूरी होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इस प्रकार का जो लेंस होगा आप लोग, ठीक है, अपसारी यानी कि अवतल दर्पण जो होगा यही डाइवर्जिंग लेंस होता है। अवतल को ही डाइवर्जिंग बोलते हैं, अवतल लेंस को भी क्या बोलता है? डाइवर्जिंग। इस प्रकार से होता है, ठीक है। कोई इस तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, अब इधर जाएगा तो इसको डाइवर्ज कर देगा, इधर जाएगा तो इसको डाइवर्ज कर देगा। तो ये कौन सा है इसका, ये जो क्या अवतल है, तो अवतल की फोकस दूरी क्या होती है? हमेशा नेगेटिव होता है, यानी कि ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पर उत्तल होता तो प्लस में होता। समझ गए हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर देखिए क्या बोला है, खुरदुरे सतहों पर परावर्तन कहलाता है। याद रखिए खुरदुरा सतह मतलब कैसा भी हो, प्लेन सतह होगा तो उसमें बिल्कुल नियमित परावर्तन होगा, खुरदुरा होगा तो वो भी अनियमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनियमित हो जाएगा, खुरदुरा होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्तन के दौरान वह मात्रा जो परिवर्तित नहीं होती है। दोस्तों अपवर्तन मतलब क्या? जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई रे इंटर करती है, ठीक है, तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। समझ गए? तो इस चीज में दोस्तों जो आपका आवृत्ति याद रखिएगा, ये याद रखने वाला चीज याद रख लीजिए, आवृत्ति कभी बदलती नहीं है। आप कोई भी मीडियम में चल जाओ दुनिया का, ठीक है, हवा से पानी में जाओ, पानी से हवा में जाओ, पानी से कांच में जाओ, कांच से हवा में आओ, कहीं भी जाओ, आवृत्ति जो होता है हमेशा समान रहता है, यानी कि 13 नंबर का 3 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगर हम लोग देखें 14 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, नेत्रिका की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस में है। नेत्रिका की तुलना में दोस्तों यौगिक सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस में है। ये क्या हो जाएगा? तो इसका दोस्तों याद रखिएगा छोटी फोकस दूरी का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समकोण, इसको याद रखिए, समकोण प्रिज्म का एक कोण होता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अच्छे से समझ लीजिए। 45 डिग्री होता है समकोण। समकोण मतलब दोस्तों गलती से 90 मत मार दीजिएगा, 90 मारोगे तो गलत हो जाएगा। समकोण प्रिज्म का एक कोण कितना का होता है? 45 डिग्री का होता है, याद रखिएगा। गेट इट। आगे बढ़े हम लोग। लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर किरण गुजरती है। आप लोग ये देखो, मान लीजिए उत्तल लेंस है, अपवर्तन हुआ, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अपवर्तन के बाद, ठीक है, ये ऐसे आएगा, इधर जाएगा, ऐसे जाएगा, जो जहां पर मीट करता है उसको बोलते हैं फोकस। तो कहां पर मैच कर रहा है? फोकस पर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये कहाँ किस बिंदु से गुजरती है? किरण बिंदु, मुख्य अक्ष के समांतर किरण बिंदु गुजरती है कहां से? तो फोकस से गुजरती है, तो यहाँ पर फोकस बिंदु हो जाएगा सही उत्तर। समझ गए? कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी क्या होगी? दोस्तों यहाँ पर शक्ति बोल दिया, पी का वैल्यू दे दिया हमको, फोकस दूरी निकालने वाले अब हम लोग जानते हैं एफ इक्वल होता है 1/p। तो 1/p मतलब 1/2 हो जाएगा, 1/2 का भाग दोगे तो आ जाएगा कितना? देखिए 2 डायोप्टर, ये आ जाएगा 0.5, फोकस दूरी होता है मीटर में, तो 0.5 मीटर, पर मीटर नहीं, मीटर आंसर सही हो जाएगा। समझ गए? पर मीटर थोड़ा होता है यार, ऐसा मीटर होता है फोकस दूरी का। अगला सवाल है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण की ज्या मतलब होता है, ये अनुपात जो होता है sin i बट्टे sin r, ये होता है कांस्टेंट, मतलब स्थिरांक, ये बदलता नहीं है। और इसको कौन सा नियम बोलते हैं? तो दोस्तों इसको बोलते हैं किसका? जी हाँ, स्नेल भाई साहब का नियम है, ये स्नेल ने दिया था ना। आगे देखो क्या बोल रहा है, इंद्रधनुष तैयार होता है जब सूर्य का प्रकाश परिवर्तित होता है। आप लोग देखेंगे इंद्रधनुष कब होता है? तो बारिश के बाद होता है। मतलब लोग कह सकते हो हाँ सर इसमें इंद्रधनुष लाने में बारिश का ही हाथ है। तो क्या बोलोगे? लाखों वर्षा बिंदुओं से जब वर्षा होती है तो बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स, लाखों, तो उससे होकर जब सूर्य का प्रकाश गुजरती है तो इंद्रधनुष तैयार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्तनांक की ऐसा मात्रक कोई मात्रक नहीं होता। भैया मैं आप लोगों को जब पढ़ाया था बोर्ड एग्जाम में तभी बता चुका था। और एक सवाल है, प्रदत्त चित्र में अभिलंब के रूप में कांच पर स्लैब पड़ता है, अपवर्तन कौन होगा? दोस्तों जब डायरेक्ट सीधा पड़ेगा ना, सीधा जब इस तरह से मुड़ेगा, मान लीजिए अभिलंब हो गया, इस तरह से पड़ेगा तो अब यहाँ क्या अक्ष की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए आप बिल्कुल सीधा आ रहा है, तो सीधा आ रहा है तो मुड़ेगा ही नहीं, सीधा चल पार हो जाएगा। तो जब मुड़ेगा नहीं
तो जब कोई कोण ही नहीं बनेगा दूसरा और क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी यहाँ पर कोण क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ गए। और आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर उत्तल लेंस की शक्ति होता है, शक्ति निकालने बोला है। फोकस दूरी कितना है, एफ इक्वल दिया है, कितना एफ इक्वल दिया है सर 20 सेंटी, अरे रुकना 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मीटर में बदल लो, 20/100 से भाग दे दो और आप इसको 0.2 मीटर कर दो। और आगे क्या करो, अब इसका पावर निकालो, कितना पावर बढ़ गया इसका निकाल लो आप, P इक्वल टू 1/f, 1/f यानी कि आप बोल सकते हो 1/0.2 और इसको भाग दोगे तो पॉइंट काट के ऊपर जीरो चलेगा, 10/2 हो जाएगा। और जब 10/2 काटोगे तो 5 बार में ये कट जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। समझ गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला निम्न में से कौन सा चित्र सही है, कौन सा चित्र सही है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आप लोगों का अभी मैंने बताया कि ये जो होता है ये आप लोगों का रिफ्रैक्शन के बाद एक जगह पर मीट करता है, उसी को तो फोकस बोलते हैं। तो ये हो गया ना सही, तो इसका एक, ठीक है। चलिए 24 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणाली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो 24 नंबर अच्छे से समझ लो दोस्तों, सभी बिंदुओं पर समान होता है, ठीक है। क्या होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है किसी भी धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर, ठीक है। यानी कि यहाँ देख लो इंग्लिश में भी दिया हुआ है आप लोग का लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड, ठीक है। इस प्रकार का जब कोई तार को गोल से घेर घेर के जब बनाया जाता है कुंडली इस प्रकार से, तो उसको बोलते हैं सोलेनॉइड, ठीक है। तो ये दोस्तों हो जाता है सोलेनॉइड, और इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसके सभी बिंदुओं पर समान होता है। समझ गए, क्योंकि वहां पर स्ट्रॉन्ग पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड रहता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रहता है। आगे देखो क्या बोला, ट्रैफिक संकेतों में लाल रंग का प्रकाश क्यों होता है, कारण तो कारण बताए दोस्तों, यहाँ पर लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है तो इसलिए आंखों तक जल्दी पहुंचता है, और इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है मरीचिका एक उदाहरण है, मतलब जो आप लोग देखेंगे मरीचिका, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या इंग्लिश में देखिए मिराज बोल रहे हैं शायद, देखिए यहाँ पर क्या लिखा, हाँ मिराज। तो ये किसका उदाहरण है आप लोग जानते होंगे, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का उदाहरण। यानी कि दोस्तों देखिए, अगर सिर्फ आप लोग का रिफ्लेक्स यहाँ पर ये वाला चीज रहे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर, एक मिनट कहाँ चल गई, ये सब है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये भी सही है। और लेकिन ज्यादा ऑप्शन की बात करें, ज्यादा कौन सही है, बेटर कौन है, तो ये सबसे है अच्छा, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मान लीजिए ये वाला ऑप्शन अगर नहीं देता है, ठीक है, और आपका ये वाला ऑप्शन देता है, तो इसको टिक करना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 27 नंबर की, आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिसका कारण है वायुमंडलीय द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा 27 नंबर का, बिल्कुल 27 नंबर देख लो, सही है ना, बिल्कुल खाओ पियो मस्त रहो आराम से पढ़ो, 27 का 3 सही हो जाएगा। अब तो एग्जाम भी खत्म हो जाएगा, खाली कंपटीशन की तैयारी कीजिए, यही सबका। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा आकार का दिखाई पड़ता है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। दोस्तों आप लोग जानते होंगे अवतल दर्पण में जब हम लोग, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए अवतल दर्पण है, यहाँ ध्रुव है, यहाँ फोकस है और यहाँ पर वक्रता केंद्र है, जब इसके बीच में रखा जाता है तो क्या बनता है, सीधा बनता है, पीछे यहाँ कहीं बनता है, इधर सीधा बनता है, आभासी बनता है। समझ गए। और यहाँ पर क्या होगा, बिंब से बड़ा भी बनता है, तो ये हो जाएगा आप लोग सही उत्तर क्या, मुख्य दर्पण के ध्रुव का मुख्य फोकस के बीच में, यानी कि 4 नंबर सही हो जाएगा। 28 नंबर का बिल्कुल 4 नंबर सही है। आगे देखिए 29 नंबर क्या बोल रहा है कि दर्पण से आपकी जितना भी दूरी पर खड़े हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रतिबिंब सीधा ही दिखाई पड़ेगा। कौन सा दर्पण है, तो दोस्तों सिर्फ 2 ही दर्पण में ऐसा होता है, या तो समतल बोलिए या फिर उत्तल बोलिए। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा मिस है, समतल भी आंसर में होगा और उत्तल भी होगा। यहाँ पर समतल अथवा या उत्तल नहीं, समतल अथवा उत्तल देना चाहिए था, उत्तल नहीं होगा, उत्तल। समझ गए। आगे बढ़े दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला, एक प्रायोगिक विद्युत मोटर में कुंडली कहा जाता है। आप लोग देखे होंगे एक इलेक्ट्रिक मोटर में जो कुंडली बोलते हैं, किसको बोलते हैं, वो इस प्रकार का जो रहता है उसको बोलते हैं ना, यानी कि आर्मेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, कुंडली बोलते हैं। तो आर्मेचर इसका सही जवाब हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्या लिखा है कि प्रोटॉन के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा परिवर्तित हो सकता है जब यह चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से चलता रहेगा। जब यह चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से चलेगा दोस्तों, तो याद रख लीजिए इसमें क्या परिवर्तन हो सकता है, सिर्फ 4 बदल सकता है दोस्तों। द्रव्यमान तो कभी भी बदलता नहीं है दुनिया में, कोई भी कोने में चल जाओ, कुछ भी करो, द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा और इसका संवेग भी नहीं बदलेगा। इसका क्या बदलेगा, 4 बदल जाएगा। समझ गए। ठीक है, आगे देखो सवाल क्या है कि पूछा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या है, 4 ऑप्शन आपके सामने देख सकते हो आप। इसका अर्थ है चुंबक तथा कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति, ठीक है, के लिए कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा, चुंबक तथा कुंडली के बीच जो गति होता है उसके कारण जो कुंडली में धारा प्रेरित होने लगता है, इसमें जो धारा बहने लगता है वही दोस्तों होता है आप लोग का विद्युत चुंबकीय मतलब प्रेरण की घटना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। 33 नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला उपकरण है तो जनित्र है। आप लोग जानते होंगे जनित्र यानी कि जनरेटर जो वही धारा उत्पन्न करता है। आमीटर तो धारा मापता है, ये धारा को सूचित करता है धारा कितना बह रहा है, कितने मतलब धारा हैवी कि नहीं। और मोटर तो भैया ये मैकेनिक इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल मतलब ये धारा थोड़ी प्रोड्यूस करता है।
लघुपतन के समय परिपथ में धारा अत्यधिक रूप से बढ़ जाती है, यानी भार रूप से बढ़ जाती है, धारा वोल्टेज सब बढ़ जाता है दोस्तों लघुपतन के समय। समझ गए? 3 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा 35 का। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों 36 नंबर सवाल की तरफ। 36 में क्या दिया देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का दिया है प्रतिरोध वाले 6.2 ओम प्रतिरोध वाले बहुत ही नगण्य प्रतिरोध वाले द्वारा वाले तार द्वारा 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है प्रतिरोध की प्रभावी धारा 0.4 एम्पियर। क्या निकालना है? विद्युत शक्ति, हम लोग जानते हैं शक्ति यानी P = VI होता है। V कितना दिया है? V दिया हुआ है 5 वोल्ट, और 5 लिख दिए। I कितना दिया? I दिया 0.4 एम्पियर, तो 1 लिख दिए। और 5 4 20 हो गया, यानी कि 2 हो गया इसका आंसर। समझ गए? कोई दिक्कत? तो 2 क्या हो जाएगा? पावर बोला है तो वाट हो जाएगा, 2 वाट लगा दीजिए, बिल्कुल 2 को वाट लगा दीजिए। समझ गए? और आगे बढ़ो दोस्तों, यहाँ पर ज्यादा सवाल आई नहीं, और 4 सवाल है। 37 में तापक्रम बढ़ाने पर किसी भी चालक का प्रतिरोध, याद रखिए तापक्रम बढ़ाइएगा तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, ठीक। तापक्रम घटाइएगा तो चालक का प्रतिरोध भी घट जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे तारों की तुलना में लंबे तार में होता है दोस्तों ज्यादा प्रतिरोध। आप लोग जानते हैं कि यहां से यहां तक जाएगा तो करंट तो कम लगेगा, अब इतना दूर जाएगा तो क्या होगा? धारा ज्यादा लगेगा ना, तो इसमें क्या लगेगा? अधिक प्रतिरोध का खर्चा होगा। समझ गए? छोटे तारों की तुलना में लंबे तार में अधिक प्रतिरोध होता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एसी जनरेटर में उत्पादित धारा है। एसी जनरेटर में कौन सा धारा उत्पादन होता है दोस्तों? एसी में दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा होता है। याद रखिएगा, डीसी बोलते तो डीसी होता तो तब देश धारा होता। समझ गए? नेक्स्ट और अंतिम सवाल, भूसंपर्क तार के जरिए बहुत बड़े पैमाने की धारा बहती है, क्यों? बड़े पैमाने की धारा क्यों बहती है? धारा अधिक कब बहता है? जब प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम होता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ये था आप लोग 40 सवाल। कमेंट करके जरूर बोलेंगे अच्छा लगा कि नहीं, और बाकी सारा सेट्स आप लोग जल्दी ला देंगे। बस सभी को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।